हेलो एवरीवन, होम्योस्टेसिस ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। 네ਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਸਮਝ नहीं आ रहा वो भी हो जाऊगा। और ग्लूकोज रेगुलेशन वो तो मसला ही कोई नहीं। होम्योस्टेसिस की बात करते हैं बेटे, इसके नाम में आपको पता चल रहा है कि एक चीज़ है होम्यो और एक चीज़ है स्टैटिक। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊं कि इसके अंदर वी हैव टू कीप the internal conditions सेम, या अगर मैं सेम का नाम ना लिखूं, मैं ये कहूं कि विद इन अ नैरो रेंज, ये होम्योस्टेसिस होती है। अभी होम्योस्टेसिस करता कौन है, होम्योस्टेसिस क्यों की जाती है, इसका फायदा क्या होता है? देखो बेटे, जब हमने यहां पर बात की इंटरनल कंडीशंस की, जब हम इंटरनल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो हमारी इंटरनल कंडीशंस के अंदर तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, एंड नंबर टू, हमारी बॉडी का वाटर पोटेंशियल। दुनिया में जो हायर ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म, इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड और दूसरे वार्म ब्लडेड। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी हम एक्सटर्नल एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन से अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बचा के रख सकते हैं, और हमें जो ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए हमारी बॉडी में, हम उनको हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं और हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस होती है। इस होम्योस्टेसिस में हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक ख़ास रेंज में रखना पड़ता है, और नंबर टू, हमें वाटर पोटेंशियल को एक ख़ास रेंज में रखना पड़ता है। टेम्परेचर की मेंटेनेंस को के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन, और वाटर पोटेंशियल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। देखो, मैंने ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख कर उसको इग्नोर कर दिया, और वो ये थी कि कीपिंग द इंटरनल कंडीशंस सेम। असल में हम इंटरनल कंडीशंस को सेम रख नहीं सकते। अभी तो मैंने आपको पहले ये बताया कि मैं इंटरनल कंडीशन से मेरी मुराद क्या है, इंटरनल कंडीशन से मेरा मतलब क्या था। हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? इंटरनल कंडीशंस यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर और हमारा वाटर पोटेंशियल। हम इसे सेम तो नहीं रख सकते, लेकिन हमें इसको एक नैरो रेंज में रखना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए आप एक पेंडुलम को इमेजिन कीजिए जो एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, और आप जानते हैं कि ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये पेंडुलम अगर हम इसको छेड़ें तो ये एक एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, ये दो एक्सट्रीम्स की तरफ जाएगा। हमारी बॉडी की कंडीशंस भी इस पेंडुलम की तरह ही मूव करती रहती हैं। कभी वो एक तरफ एक्सट्रीम दिखाएंगी, कभी वो दूसरी तरफ एक्सट्रीम दिखाएंगी। हम इनको स्टैटिक तो नहीं रख सकते, हम इन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इनकी रेंज को नैरो कर सकते हैं, हम इनकी रेंज को कम कर सकते हैं। इन इंटरनल फ्लक्चुएशंस की रेंज को नैरो रखना ही एक्चुअली होम्योस्टेसिस है। हमें होम्योस्टेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, और उस मैकेनिज्म का नाम है मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव फीडबैक। और उसके बाद हम इस टेम्परेचर में थर्मो और ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ जाएंगे। बच्चों याद रखो, ये नेगेटिव फीडबैक किसी नेगेटिव चीज का फीडबैक होता है, विच ऑलवेज रिजल्ट्स इन समथिंग पॉजिटिव। अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ का फीडबैक करो, जैसे आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आपके पेरेंट्स आते हैं, अगर आप उल्टे काम करें आपके टीचर उनको उल्टा फीडबैक देते हैं, सो वो आपकी नेगेटिव हरकतों का एक अच्छा फीडबैक होता है जो हम दे रहे होते हैं। पेरेंट्स आपका ट्रीटमेंट करते हैं और बाद में आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, सो इट रिजल्ट्स इन समथिंग पॉजिटिव।
सो याद रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक इज अ फीडबैक ऑफ समथिंग नेगेटिव विच इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ पॉजिटिव आउटकम. It is going to result in a positive outcome. So let's take an example. Let's just पहले एक नेगेटिव फीडबैक का एक रिव्यू करते हैं और उसके बाद अगली बात करते हैं. नेगेटिव फीडबैक में बेटे हमारे पास सबसे पहले नंबर पर एक स्टिमुलस होता है जो स्टिमुलेट करता है. स्टिमुलस के बाद कंडीशंस अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती हैं. कंडीशंस अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही होती हैं. उसके बाद जब कंडीशंस अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती हैं तो एक सेल्फ रेगुलेटरी करेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है. सेल्फ रेगुलेटरी करेक्टिव मैकेनिज्म, और ये सेल्फ रेगुलेटरी करेक्टिव मैकेनिज्म कंडीशंस को बैक टू नॉर्मल ले जाता है. और जब कंडीशंस बैक टू नॉर्मल चली जाती हैं हम कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक इज डन, नेगेटिव फीडबैक इज कंप्लीट. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक. और हम जिस चीज़ में इसकी नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन. एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास यहां पर हम लिखते हैं नॉर्मल ग्लूकोज लेवल. आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल था. आपने एक शुगरी डाइट ली, आपने पुडिंग खाया या लोटस लावा केक या मोल्टन लावा या कोई 3 मिल्क डिज़र्ट खाया, कोई कुकीज़ खाई आपने, शुगरी डाइट ली जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एबनॉर्मल हो गया. दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल. अब जब आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आपका ब्लड प्लाज्मा हाइपरटोनिक हो सकता है. अभी मैं उसके ऊपर बात करता हूँ. इंक्रीज ग्लूकोज लेवल आ गया. अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी करेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा. आपका पैनक्रियाज will release इंसुलिन. आपका पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करेगा. अब ये इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन कन्वर्ट करेगी इस ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन. ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी और जिसकी वजह से अगेन बैक टू नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल आप अचीव कर लेंगे. जैसे यहां था आपको दोबारा से नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मिल जाएगा. इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूं. ये लें जी. तो देखा आपने, पहले स्टिमुलेशन आई, शुगरी डाइट आई, उसकी वजह से इफेक्ट हुआ, ग्लूकोज का लेवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, सेल्फ रेगुलेटरी करेक्टिव मैकेनिज्म आया, इंसुलिन आई, उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज लेवल को दोबारा नॉर्मल कर दिया. ये एक एंगल है इसका. इसका एक और एंगल भी है, आइए हम वो भी देखते हैं. अगर बेटे यहाँ पर तो शुगरी डाइट था, खा रहे थे आप, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ है, या डाइटिंग कर रहे हैं, या खुदा न खास्ता स्टार्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे बेटे आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं. जैसे इंक्रीज ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं है वैसे डिक्रीज ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल नहीं है. जब ये डिक्रीज हो जाता है
तो अगेन यहाँ पर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, और ये जो मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा ये क्या होगा, पैनक्रियाज रिलीजेस ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन रिलीज होगी यहाँ पर, और इस ग्लूकागॉन के रिलीज होने से होगा क्या, ग्लूकागॉन के रिलीज होने से ये होगा कि जो आपका ग्लाइकोजन है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जो आपका पॉलीमर ग्लाइकोजन है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो आपके पास प्यारे बच्चों दोबारा से नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो है वो अटेन हो जाएगा। आपने नोट किया कि नेगेटिव फीडबैक में अल्टीमेटली चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाती हैं। अल्टीमेटली चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, बैक टू नॉर्मल। एक नेगेटिव फीडबैक के हवाले से एक ग्राफ भी देखिएगा, मैं इसके एक्सिस लेबल नहीं कर रहा। क्या हुआ सर जवाद आपको, क्यों आप साइकिलिंग कर रहे हैं लेटे लेटे। अब फिजिक्स के टीचर है ना सर जवाद, उनको जानते हैं। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सैलड्स खाई हैं और क्या कहते हैं जलेबियाँ खाई हैं, और क्या खाया हमने, शामी बर्गर खाया है। तो अब उनका ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है, इस टाइम उनकी बॉडी में फुल इंसुलिन रिलीज हो रही होगी, ठीक है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो रही है। खैर ये देखिए हमारे पास ये एक नॉर्मल लेवल है, ग्लूकोज का लेवल समझ लें नॉर्मल है, और ये मैं अब एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं पता नहीं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे पता है आपने बताना है। यहाँ पर मैं डिफरेंट पॉइंट्स बनाने लगा हूँ, ये लेवल क्या है, नॉर्मल, ठीक है जी। ये पॉइंट है, ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं टाइम। बहुत सारे ना हमारे प्यारे प्यारे हेटर्स भी देख रहे होते हैं वीडियो, फिर उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू होते हैं। हालांकि ये मेरी और बच्चों की आपस की बात है, मैं एक्सिस लेबल करूँ ना करूँ, उनको बताऊँ कि ना बताऊँ। चलें जी, ये टाइम मैं आवर्स में लिख लेता हूँ, और यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर मैं लिख लेता हूँ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, आर्बिट्ररी यूनिट्स, ताकि सब कुछ सुकून आ जाए। तो ये मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच। तो मुझे यहीं तक एबीसी आती है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये आपका जो ग्राफ है, अगर ये नेगेटिव फीडबैक का ग्राफ है और दरमियान में ब्लैक लाइन नॉर्मल को शो कर रही है, तो बताओ ए पे क्या हो रहा है, कंडीशंस गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। बी पे क्या हो रहा है, बी पे कुछ ऐसा हो रहा है कि चीज़ें करेक्शन की तरफ जाने वाली हैं। सी पे क्या हो रहा है, सी पे प्यारे बच्चों नेगेटिव फीडबैक हो रहा है और चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ रही हैं। याद रखना मेरी बात, क्योंकि अभी इसके बाद की जो वीडियो है ना उसमें मैं तुम्हें एमसीक्यूज कराऊंगा जनरल होम्योस्टेसिस के, ऑस्मो रेगुलेशन के और नेगेटिव फीडबैक के। बार बार एक बात तुम्हें याद रखना होगी, और वो ये कि कंडीशंस गोइंग बैक टू द नॉर्मल, नेगेटिव फीडबैक, कंडीशंस गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल देन इवेंचुअली गोइंग बैक टू द नॉर्मल, नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। याद रखो ये एक नेगेटिव चीज़ का फीडबैक है जो हमेशा पॉजिटिविटी में रिजल्ट करता है। और तुम्हें पता है कि आधे से ज़्यादा चैप्टर तुम्हारा आज मेरे इस लेक्चर में तैयार हो गया है, और मज़े से बातें करते करते, राइट। अभी इसके बाद की जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगा इन तीनों चीज़ों के, यानी जनरल होम्योस्टेसिस के, नेगेटिव फीडबैक के और ऑस्मो रेगुलेशन के, और उसके बाद मैं थर्मो रेगुलेशन की एक ऑन स्क्रीन वीडियो करूँगा, वो भी ज़रूर देखना, तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो डी पर क्या हो रहा है, डी पर भी कंडीशंस गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऊपर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, और एफ के ऊपर फिर करेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, और जी के ऊपर नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, और एच पे नेगेटिव फीडबैक कंप्लीट हो रहा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखो, बायोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके ऊपर सारी दुनिया चलने वाली है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे विद अस।